सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 12वीं का भी गणित का पेपर हो चुका है। आज आखिरी पेपर था, तो हम जो अर्धवार्षिक का गणित का पेपर है उस पर आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 9, 10, 11 के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस किया था, तो इसी प्रकार से हम इसमें भी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो सही विकल्प के चयन में सबसे पहला आपको दिया गया है कि R से R पर एक संबंध परिभाषित किया गया है, जो कि R A, B वेयर सच दैट A लेस और इक्वल B है। तो यह जो संबंध है ये का हिस्सा है, सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो देखिए, ये इसमें कंडीशन आप देखें ध्यान से, ये जो कंडीशन दी है ये है A लेस और इक्वल B, है ना। तो A लेस और इक्वल B में कभी भी जो पेयर बनेंगे उसमें आपको सम्मित का कॉलम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि इसमें 1, 2 लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, तो कभी भी 2, 1 नहीं आएगा। ओके, तो ये सम्मित कहीं से कहीं तक नहीं होगा। सम्मित को काटो। संक्रामक होगा तो ऑब्वियसली संक्रामक तो होगा ही, क्लियर, संक्रामक होगा। स्वतुल्य होगा क्या? तो स्वतुल्य होगा, यहाँ पर क्या दिया है, स्वतुल्य नहीं, है ना। क्यों स्वतुल्य होगा? यदि 1 आ गया, 2 आ गया, है ना, तो ये स्वतुल्य हो गया बिकॉज A लेस और इक्वल B है ना। ठीक है, संक्रामक नहीं, तो जब संक्रामक होगा तो संक्रामक नहीं की तो बात ही नहीं आती, तो ये दोनों गलत है, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर जो होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2। ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो ये 1 + tan इनवर्स tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 हो गया। तो यहाँ 1 + 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 1 = 5। तो करेक्ट आंसर इज सी, 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड वाला तो देखिए आप, सीधा सीधा है। यहाँ पर क्या है, इसमें मैट्रिक्स दिया है, एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, और A⁻100 की वैल्यू पूछी है। तो हम पता है कि जब A⁻n पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, 2⁻n-1 एंड A, मतलब यहाँ पर 100 है तो 2⁻100 - 1 99 इज A, मतलब हमारा सी जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें आपको दिया गया है कि यदि 3 कोटि के वर्ग आव्यूह A तथा B इस प्रकार हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A -1 और B 3 है, तो आपको 3AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB जो है 3AB, तो दिस कैन बी रिटन 3 क्यूब और AB, है ना। अब इसको इस प्रकार से लिखा हमने तो 27। इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B, इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। ओके, तो 27 × -1 × 3 मतलब -81 इज करेक्ट आंसर, वेयर डी इज करेक्ट आंसर, -81। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेशन
टिक में नहीं दिख रहा होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, 1/1 माइनस कॉस एक्स से, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, dx है ना। अब हमको पता है कि ये 1/2 ये हमने बाहर लिया कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2 dx। अब कोसेक स्क्वायर x/2 हो गया, तो कोसेक का क्या होता है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट, तो 1/2 और इसका होगा माइनस कॉट ऑफ x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट, माइनस कॉट x/2 प्लस c वेयर d इज करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप इस प्रकार से इनको इजीली हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई ई रेस टू वाई। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा ई रेस टू बाई डी वाई, और यहाँ होगा ई रेस टू एक्स डी एक्स, है ना। बाई इंटीग्रेटिंग ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर सकते हो आप, तो रीअरेंज करें हम, तो ई रेस टू एक्स है ना माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू माइनस सी होगा। तो इस माइनस सी की जगह हम कोई दूसरा कांस्टेंट भी लिख सकते हैं कि ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू सी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम करेक्ट मानेंगे। ठीक है, थर्ड इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए वेरिएबल सेपरेट मेथड से इसको हमने सॉल्व कर लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। इसमें देखिए आपको एक सेट दिया है a 1 2 3, है ना, ए से स्वयं ए तक सभी एक एक की फलनों की संख्या। तो इसमें हमको क्या देखना है, सबसे पहले ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3a। तो इसका हमने देखा था कि एक एक की फलनों की संख्या यानी 1 फंक्शन यदि आपको बताना है, तो जितने एलिमेंट होते हैं उसका क्या लेते हैं हम, फैक्टोरियल, है ना। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है बच्चों, 6, यानी 6 इज करेक्ट आंसर। ओके, फैक्टोरियल 3 एलिमेंट से, तो फैक्टोरियल 3, है ना। चलिए अब कल समीकरण दिया गया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक करना है। तो सबसे पहले इस पूरे समीकरण में एक्स से आप डिवाइड करेंगे, तो ये समीकरण हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाय अपॉन प्लस बाय अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब आप देखेंगे ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं आई एफ, तो आई एफ को क्या लेते हैं, ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो पी हमारे पास यहाँ है 1/x dx। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई रेस टू 1/x का होगा लॉग ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, अब ये इसका बेस क्या है, लॉग का ई है, ln होता है ये, मतलब क्या हो गया फाइनली मॉड एक्स, है ना। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने पर जो समाकलन गुणांक मिलता है हमको, आई एफ निकालते हैं, मॉड एक्स इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो हैं फिल इन द ब्लैंक में आए हैं, ऐसा जरूरी नहीं, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू ए हो तो डी वाई बाई डी एक्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन कर देना है आपको, है ना। दोनों पक्षों का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा 1/2 रूट एक्स, है ना, ऐसा ही ये 1/2 रूट वाई, ठीक है, और बाय का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स।
और ए कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। सिंपल है। चलिए यहाँ से सभी में 2 से हम इनटू कर देंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे इक्वेशन में बाय मल्टीप्लाइंग 2। ओके, तो फाइनली हमें इस और ट्रांसफर करने पर 1/√y dy/dx इक्वल टू यहाँ होगा -1/√x। ठीक है, इस √y को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम तो फाइनली हमें मिल रहा है dy/dx इक्वल टू -√y डिवाइड बाय √x। ठीक है, तो ये dy/dx की वैल्यू है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो -√रूट में y/x। ठीक है, दिस इज द आंसर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट है e⁻x का आपको √x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले e⁻x का x के सापेक्ष निकाल लेंगे, क्या आएगा e⁻x आएगा, और फिर √x का निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/2√x। आपको निकालना e⁻x का √x के सापेक्ष, है ना। देखिए पहला हमारा आया e⁻x का डिफरेंशिएशन आ गया आपका e⁻x, फिर 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के सापेक्ष 1/2√x, है ना। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष पूछा है। सिंपल, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष पूछा मतलब इसके अपॉन में हमें e⁻x के अपॉन में 1/2√x लाना है ना। इसको अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर ले गए 2√x e⁻x हमारा फाइनली आंसर है इसका e⁻x का √x के सापेक्ष अवकलन। ओके, सिंपल है। चलिए अगला देखो, अगला एक फार्मूला पूछा गया आपका इंटीग्रेशन का, है ना। तो √a² - x² dx का इंटीग्रेशन पूछा है, तो ये सीधा सीधा एक फार्मूला है आपका, है ना। सबसे पहले क्या करना है x/2। ठीक है, पेन को थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ यहाँ। अब ठीक है, x/2 फिर स्क्वायर रूट में जो फंक्शन दिया हमारा a² - x², है ना, a² - x²। ठीक है ना। ये फिर क्या करते हैं, देखो ये जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये फार्मूले सही जोड़ी में बहुत आते हैं। फिर क्या करना है, यहाँ पर a² लेंगे। आपको ऐसा याद रखना है कि स्क्वायर रूट में क्या है a² - x²। जब भी इस प्रकार का आता है तो x/2 और जो स्क्वायर रूट आपको जो भी इंटीग्रेशन दिया है वो आप सेम टू सेम वैसा लिख देंगे। फिर क्या है a²/2, है ना, और साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस c भी लिखेंगे आप, कांस्टेंट लगाना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो ये इसका फार्मूला होता है। परफेक्ट। चलिए अगला है डिटर्मिनेंट दिया आपको, तो डिटर्मिनेंट में एक वेरिएबल क्वांटिटी n दे दी है, उस n का मान निकालना। तो क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो ये होता है 5n, ये होता है क्या 5n और -(3), तो 5n + 3 इक्वल टू आपको दिया है 13। मीन्स 5n इक्वल टू क्या होगा बच्चों 10, n इक्वल टू क्या हो गया 2, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से हम इजीली ये खालिस्तान को भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें सत्य सत्य बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला है कि यदि f(x) mod x है तो x इक्वल टू 0 पर यह अवकलनीय होगा। देखिए अब इसमें आपको बताना है तो बहुत ही सिंपल, मैंने आपको सिखाया था कि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो mod x का आप ग्राफ ट्रेस करते हैं तो ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो जीरो पर क्या आ रहा है, जीरो पे शार्पनेस आ रही, ये शार्पनेस। अच्छा, मैंने ये ग्राफ बनाया तो कभी भी मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। तो ये जो मॉड एक्स फलन होता है, जो मॉड एक्स फलन पूरा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, बट जहाँ भी शार्पनेस आती है वहाँ डिफरेंशिबल नहीं होता है ना। तो x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर शार्पनेस है यहाँ पर, मतलब ये x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिबल नहीं है, बाकी सभी जगह डिफरेंशिबल है ना। और कंटिन्यूस तो ये है ही, तो इसमें यही कहा है कि x इक्वल टू जीरो पर ये अवकलनीय है, तो x इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। और यदि इसमें सतत आता कि सतत है, तो सतत है, फलन सतत x के सभी मानों के लिए है, बट अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय केवल x इक्वल टू जीरो पर नहीं है, बाकी x के सभी मानों के लिए अवकलनीय है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट। अगला है एक फलन जो है f इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में हाशमान है, यदि ए बी में x लेस देन x1 लेस देन x2 है, एंड दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। देखिए यहाँ पर जो आपको ओपन इंटरवल दिया है ए बी, है ना, और इस ए बी में ही क्या है, x1 और y1 है, वो सॉरी x1 और x2 है इस ए बी में, है ना। और इस प्रकार से है कि x1 जो है, x1 लेस देन है x2 से, एंड दिस इम्प्लाइज कि f ऑफ x1 जो आता है वो ग्रेटर देन आता है f ऑफ x2 से। तो ये सीधी सीधी जो डेफिनेशन होती है आपकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजन फंक्शन की होती है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि x1 लेस देन x2 हो, तो इसका विपरीत होता है f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है ना। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं वो तीन होंगे, ठीक है, संख्या शून्य होगी, ये आपको बताना है ना। तो तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में जो स्वैच्छ अचर है ना, यानी उनकी संख्या जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है कि यदि f ऑफ x अक्ष पर रेखाओं x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी, यहाँ b ग्रेटर देन ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मोड इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx होगा, ठीक है। तो ये सर्वदा क्या है, f ऑफ x dx, ये असत्य कथन है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट है साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 का मान शून्य होता है। तो आप चेक कर लें, देखिए साइन इनवर्स √3/2 मीन्स ये साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी इसको दिस कैन बी रिटन π/3, है ना। कॉस नेगेटिव में नहीं आता है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3, मतलब 60 की जो होती है, तो ये पाई माइनस π/3, ओके। चलिए इसको देखें हम, तो ये हमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि π/3 से π/3 कैंसिल, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, पाई, ठीक है, ओके। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल है, पाई। अब इसने शून्य दिया, यानी ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है, सिंपल। चलिए इसकी वैल्यू जो है पाई आई है, यानी ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। चलिए अगला है एक वर्ग अवयव जिसका प्रत्येक अवयव एकक है तत्समक कहलाएगा, ये भी फॉल्स, ठीक है। देखिए एकक अवयव और तत्समक अवयव, है ना, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग अवयव जिसका प्रत्येक अवयव एकक है, प्रत्येक अवयव एकक मतलब वो मैट्रिक्स ऐसा होगा 1 1 1 1, ठीक है।
और तत्सम का व्यू ये होगा 1001। ठीक है ना। चल नेक्स्ट, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। चलिए, सही जोड़ी के मिलान में सबसे पहला जो दिया है डिफ्रेंसिएशन दिया है dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना। तो देखिए इसके डिफ्रेंसिएशन यदि आप करते हैं तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ मैं तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। देखिए डी बाई डी एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू -1। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में होल स्क्वायर होगा। बट इसके अंदर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इसका होगा 2x। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें डाउट है कि ये वाला जो आंसर आना था यहाँ पर 2x होना था ये इसमें, है ना, और cx का डिफ्रेंसिएशन हो जाता c, बट ऐसा कोई परफेक्ट इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 1/sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो आप इंटीग्रेशन करें जब इसको, तो इसको 1 को हम लिखते हैं इसमें इस प्रकार से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। आप कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेट करेंगे जब आप, तो ये मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ मिल जाएगा हमको कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल है। तो अब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जो था हमारा चेंज हो गया किसमें, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में। सिंपल है। अब सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है tan x होता है, कोसेक स्क्वायर का हमें पता है माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी हमें इसमें मिल रहा है, तो ये सेकंड हो जाएगा अपने। ठीक है, चलिए थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। थर्ड में आपको दिया है इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा है, यदि आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर आपको दिख रहा है 2x, है ना, तो ये dt में निकल जाएगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन ई है वो थर्ड के लिए परफेक्ट मैच होता है ना। ये तीसरा हो गया हमारा ई। ओके, चलिए चौथे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को पहले आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का आएगा tan एक्स, है ना। तो ये हमारे लिए ऑप्शन फोर्थ वाले का हो गया ए। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। सीधा सीधा फार्मूला इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स क्या होता है। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। इसके सामने ही है यहाँ पर कौन सा हो गया, ये हमारे पास सेक एक्स में पांचवा। चलिए छठवा है इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सीधा सीधा सेक एक्स होता है, ये हमारे पास सिक्स्थ हो गया। ठीक है, चलिए 1/1 प्लस एक्स, इसका सीधा सामने ये लिखा है ना, सेवंथ वाला हमारे पास इंटीग्रेशन इसका होगा 1/1 प्लस एक्स का लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स। तो इस प्रकार से सही जोड़ी ये मिलती है। केवल 1 पे डाउट है थोड़ा बस। चलिए नेक्स्ट है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। बहुत ही सरल प्रॉब्लम आए इसमें। देखिए पहला है कि एक रिलेशन दिया है हमको x + 2y = 8।
और ये किसके लिए है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होना चाहिए इस रिलेशन में बस, है ना। तो एक संबंध है, तब आर का परास, परास मीन्स क्या होता है, इसको रेंज, है ना। चलिए, तो रेंज निकालना है, तो आप आर को पहले डिफाइन कर लो। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ यदि हम y इक्वल टू 1 रखें तो आप देखेंगे यहाँ 1 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल गया 6,2। यदि y बराबर में 2 रख दूँ, है ना, क्यों 1 से स्टार्ट करा, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए x और y, ठीक है। चलिए y में 2 रखूंगा, 2 टू द 4, मुझे दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 4, 4 इधर माइनस होगा तो x बराबर 4, तो 4,2 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब y बराबर 3 रखता हूँ तो 2 3 द 6, 6 इधर माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, 2 3। ओके, अब यदि y बराबर में 4 रखता हूँ तो 4 टू द 8, 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा, और जीरो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर 3 ही बनेंगे और इसमें ये रिलेशन बन गया। अब आपसे क्या पूछा है, रेंज, है ना। तो रेंज क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ y बराबर 1 है, सॉरी, है ना, 1 पुट किया था जब यहाँ पर 6 आया। तो रेंज क्या होता है, जो y वाले सेट होता है वो रेंज होता है, y के एलिमेंट्स। तो रेंज इसकी हो जाएगी रेंज, है ना। रेंज में हमें कौन सा लेना है, y वाले एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, है ना। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करके आंसर इसका लिखना है 1 2 3, है ना। चलिए सेकेंड वर्स -2। तो देखिए अभी हमने देखा कि कभी भी कॉस और सेक ये नेगेटिव में नहीं रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इसको पाई, पाई माइनस ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड वर्स 2। अब हो गया ना पॉजिटिव। चलिए पाई माइनस सेक में ये किसकी वैल्यू होती है, तो आपको सेक की यदि वैल्यू नहीं पता तो कॉस की पता होगी कि कॉस में 60, कॉस 60 क्या होता है हमारे को 1/2 होता है। तो ये सेक 60 की वैल्यू होगी, तो पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे हम इसको, मीन्स इसको माइनस किया तो 3 पाई माइनस पाई मीन्स 2 पाई अपॉन 3 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 2। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, है ना। तो दो मैट्रिक्स दिए और इनका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दीजिए। ये पहले का ऑर्डर है 3x1, दूसरे का ऑर्डर है 1x3, ठीक है। तो इसमें आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3x3 मिलेगा। पहले 1 का इंटू किया तो 2 3 4, फिर 2 से इंटू किया तो 4 6 8, ठीक है। फिर 3 से इंटू किया तो ये हो गया 6 9 और 4 3 12। दिस इज द मैट्रिक्स। ओके, चलिए फोर्थ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, एक फलन है, इसका महत्तम मान। तो आपको जो भी इस टाइप से फलन जो देते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू यदि कुछ और दे दें, वो 2 3 4 3 इस टाइप से दे दे, तो ए और बी के प्लेस पे आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेशन करना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ए स्क्वायर का होगा ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले प्रॉब्लम को। चलिए तो इसका हो गया ए स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का होगा बच्चों एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और लिमिट दी गई है आपको 0 से π/2, ठीक है। तो सबसे पहले तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin 2x, ठीक है। ओके, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, इसमें गलतियां नहीं करें। और इस 2x का डिफ्रेंसिएशन हमने डिवाइड किया
लिमिट लगा दी हमने 0 to π/2। ओके, पहले आप ये लिमिट रखेंगे 1/2 को हमने बाहर रख सकते हैं आप, π/2 यहाँ रखेंगे 2x पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, sin पाई माइनस sin 0। sin पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब 0 माइनस 0 इज 0। ओके, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसी में, आपको एक वृत्त दिया, ये जो वक्र लिखा है ये वक्र किसका समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए मैंने पढ़ाया था जब भी, आपको बोला था कि कहीं कहीं ऐसा होता है कर्व या वक्र लिखा आ जाता है ना। अब उसमें आपको इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने को कहा है। तो हमें जो 11th क्लास में हमने कोनिक सेक्शन और वृत्त चैप्टर पढ़े हैं, तो उसमें हमने हर एक प्रकार के समीकरण पढ़े हैं। तो कभी कभी बच्चों को क्या होता है, यहाँ पर वृत्त लिखकर नहीं दिया उसने, वक्र लिख के दे दिया। यदि ये तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, यदि ज़्यादा नंबर में आता है तो इसको आप इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे तब, है ना। तब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ये समीकरण दिया है उसके अनुसार मैं डायग्राम किसका बनाऊं। तो ये एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या 1 है। ठीक है, अब इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आपको यदि ये पता है कि ये वक्र का समीकरण, वक्र जो है किसका समीकरण है, वृत्त का, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई a स्क्वायर होता है। अब यहाँ त्रिज्या क्या दी है, 1 दी है, तो आपको सीधा सीधा a की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पाई आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पांचों क्वेश्चन को हल कर लिया बहुत ही सिंपल वे में। तो आप इस प्रकार से, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने पूरे इसमें नंबर अर्जित करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों से पुनः मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर से मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।